तीसरे ही रोज उसने एक पाक सिपाही को, जिसने अपना मिशन मुकम्मल होने पर उसके साथ पार जाना था, भारतीय सिक्योरिटी के हाथों गिरफ्तार करवा दिया। यह काम इतनी चालाकी और होशियारी से किया गया कि इस पर किसी को पाकिस्तान में शक ही ना हो सका। नत्था सिंह की डोर भारतीय आर्मी इंटेलिजेंस के एक मेजर के हाथों में थमा दी गई थी, जिसकी हिदायत पर वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के लिए बज़ाहिर इतनी ही मुस्तैदी और जी जान से काम करता जिस तरह वो अब तक खिदमत अंजाम देता आया था। इस दौरान बड़ी होशियारी से उसने एक और शिकार उन लोगों के हाथों पकड़वा दिया था। वो इस तरह दोहरा फायदा हासिल कर रहा था। पाकिस्तान की तरफ से तो उसे इत्मीनान था ही, अब अपनी तरफ से भी कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इस इलाके में 2 एजेंटों की गिरफ्तारी की वजह से इस लांछन पैर से एजेंटों को पार कराने वाले दूसरे गेट्स की तरह वो भी पाकिस्तान इंटेलिजेंस की लिस्ट में जेर निगरानी आ गया। लेकिन इसके नए उस्ताद बड़े काया थे। उन्होंने नत्था सिंह को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की नजरों में कभी मशकूक न ठहरने दिया। पाकिस्तानी जासूस कपिल इसका तीसरा शिकार होता, लेकिन वो खुद इसका शिकार हो चुका था। इस मरतबा पाकिस्तान इंटेलिजेंस ने बतौर एहतियात उसे पहली पिकटों से हटकर नई पिकट से क्रॉस करवाया था। यही वजह थी कि नत्था सिंह को वहां अपनी शनाख्त करवाने के बाद ही मदद मैसर आई थी। जिस पिकट पर वो इतला लेकर पहुंचा था, वहां दिवाली का त्यौहार अपने पूरे जोबन पर था। नजदीकी देहात से पिकट वाले लड़कियां और शराब ले आए थे। आज की रात उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। वो लोग शराब के नशे में धुत बारी बारी शबाब की रंगीनों से दिल बहला रहे थे। जब नत्था सिंह कबाब में हड्डी भरकर वहां पहुंच गया, पहले तो उन्होंने उसे खूब गालियों से नवाजा और उसे बांधने पर तुल गए। लेकिन जब नत्था सिंह ने उन्हें कंपनी हेडक्वार्टर से रब्ता करने और इस इलाके में सरगर्म अमल आर्मी इंटेलिजेंस यूनिट के मेजर गुप्ता का हवाला दिया तो उनके होश ठिकाने आए। पिकेट पर मौजूद फील्ड टेलीफोन के जरिए इसकी बात मेजर गुप्ता से करवाई गई, जिसने नत्था सिंह को दिवाली का तोहफा कपिल की शक्ल में पेश करने पर उसका पेशगी शुक्रिया अदा किया। उसने पोस्ट इंचार्ज को फोन पर अपनी शनाख्त करवाने के बाद हुक्म दिया था कि अगर इन लोगों ने कोई कोताही की तो वो इन सब को मुअत्तल करके क्वार्टर गार्ड लगवा देगा। पिकेट इंचार्ज का दिल पिकेट पर बने वहद कमरे से, जहां जश्न दिवाली अपने नुक्ता इंतहा को छू रहा था, बाहर आने को बिल्कुल नहीं चाहता था। जिस नायका के जरिए उन्होंने लड़कियां मंगवाई थी, उसने भी पूरा हक नमक अदा किया था। वो खुद को राजा इंदर समझता हुआ शबाब की रंगीनी से लुत्फ अंदोज हो रहा था जब उसका हवलदार हामता हुआ बगैर किसी झिझक के इस हजला उरूसी में घुस आया। सर इधर फोन पर कोई मेजर गुप्ता होवे। मेजर गुप्ता का नाम ही उसके होश ठिकाने लाने के लिए काफी था। वो झटके से उठा। यस सर, उसने बमुश्किल अपनी आवाज पर काबू पाकर कहा। कहाँ मरे हुए थे? मेजर गुप्ता धाड़ा। सर पेट्रोल भेज रहा था। उसकी जबान लड़खड़ा गई। मेरा आदमी जैसा कहे वैसा ही करो, खबरदार शिकार हाथ से ना निकलने पाए। उसने फोन पर ही पिकेट इंचार्ज को हिदायत और अहकामात जारी किए। हराम खोर गधा। उसने फोन नीचे रखते ही मेजर गुप्ता को बेनुक्ता सुना दी। हवलदार, उसने एक तरफ खड़े हवलदार को बुलाया। 2 जवानों के साथ भेज दो, खबरदार कोई गड़बड़ ना होने पाए। सालू ने आज ही मरना था, कम बख्त दिवाली की रात को भी चैन नहीं लेने देते। हवलदार को हुक्म देकर वो बड़बड़ाता हुआ इसी कमरे में घुस गया जहां से थोड़ी देर पहले बादल नखास्ता उसे उठकर बाहर आना पड़ा था। हवलदार पर बड़ी अजीब बप्ता आन पड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि किस किस को नत्था सिंह के साथ जाने को तैयार करे। वहां तो पिकट के मुख्तलिफ कोनों खदरों में जवान दिवाली मना रहे थे। कुछ दिवाली में मसरूफ थे और बाकी अपनी बारी के मुंतजर। ताहम किसी न किसी तरह उसने 2 सिपाहियों को तैयार किया और नत्था सिंह के साथ भेजकर दोबारा दिवाली की बरकतों से लुत्फ अंदोज होने लगा। दोनों सिपाही मेजर गुप्ता के नाम से बखूबी वाकिफ थे और मामले की नज़ाकत का भी उन्हें एहसास था, लेकिन नशा का थोड़ा बहुत असर भी वाकई था। नत्था सिंह को मेजर गुप्ता का आदमी जानकर हवलदार ने रवानगी से पहले 2-4 पैक चढ़ा दिए थे। दोनों सिपाही जब नत्था सिंह को पीछे छुपाकर उस मखसूस बर्जी के पास पहुंचे तो वहां पाकिस्तानी जासूस के बजाय सफ़ेद कली की हुई पत्थर की बर्जी उनका मुंह चिढ़ा रही थी। पहले तो दोनों ने आंखें मलकर यकीन करना चाह के वो कहीं अभी तक नशे में तो नहीं है, जल दे गया साला। अब बिलाखिर एक को होश आया। क्या मतलब? पहला हैरान था कि ये किस तरह मुमकिन है। निकल गया और इधर इत्तला करे, अभी दूर नहीं गया होगा। दोनों बड़ी अफरा तफरी में वापस मुड़े। वो सीधे इस जगह पहुंचे जहां नत्था सिंह को बिठा कर गए थे। लेकिन ये क्या, नत्था सिंह भी गए, ये भी गया। पहले के मुंह से अचानक ही निकल गए। क्या चक्कर है यार, दोनों ही गए। दूसरे को तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही थी। और उसे देख तो ले। दोनों ने अपनी अपनी टॉर्चें रोशन कर ली और लंबी जंगली घास के सिलसिले में घुस गए। करीबन 15 मिनट की जानलेवा मगजमारी के बाद बिलाखिर उन्हें औंधे मुंह गिरा नत्था सिंह नजर आ गया। बड़ी तेजी और बेकरारी से वो उसकी सिमत लब के एक ने टॉर्च पकड़े, झुककर उसे सीधा किया। खड़े हुए जवान की टॉर्च जब उसके चेहरे पर पड़ी तो दहशत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। टॉर्च घबराहट में उसके हाथ से नीचे जा गिरी। दूसरे की हालत भी गैर होने लगी थी, लेकिन उसने किसी न किसी तरह खुद को संभाले रखा। 1-2 मिनट तक दोनों ने मबहूत खड़े रहे। फिर पहले वाले ने झुककर अपनी टॉर्च उठाई और उसे बुझाकर खड़ा हो गया। ये तो मर गया है। उसने नत्था सिंह के दहशत ज़दा चेहरे की तरफ देखे बगैर अपने साथी से कहा, मैं मर गया, चलो रिपोर्ट करें। दोनों का नशा हरन हो चुका था, लेकिन जब उन्होंने पिकट पर पहुंचकर हाँफते हुए खौफजदा और सहमे हुए लहजे में हवलदार को सूरत हाल से आगाह किया तो उसने यही समझा कि अभी तक दोनों नशे की हालत में है।
لیکن جب وہ قسمیں کھانے لگے تو حوالدار کو بھی اپنا نشہ حرن ہوتا دکھائی دیا۔ صورتحال کی سنگینی کے احساس نے اسے لرزا کر رکھ دیا۔ وہ تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر ایک مرتبہ پھر دونوں کو لے کر اسی کمرے میں جا گھسا جہاں پکٹ کمانڈر داد عیش دے رہا تھا۔ دوسری دفعہ کی مداخلت نے پکٹ کمانڈر کا پاڑا آسمان پر چڑھا دیا۔ اپنی دانست میں اسے مارنے کے لیے اٹھا تھا، لیکن حوالدار نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اس انداز سے روکا کہ پکٹ کمانڈر کو واقعی سیریس ہونا پڑا۔ پہلے اس کی بات سن لیں مہاراج جی، حوالدار بولا، اور دونوں اس کے اشارے پر اس طرح چل پڑے جیسے کسی نے ریڈیو کا سوئچ آن کر دیا ہو۔ کیا بک رہے ہو؟ پکٹ کمانڈر کو مکمل ہوش آ گیا۔ چلو میں آیا کہہ کر اس نے افراتفری میں اپنی وردی پہننا شروع کر دی۔ پاکستانی جاسوس کے فرار اور نتھا سنگھ کی اس کے ہاتھوں موت کی خبر اس سرحدی پوسٹ پر بجلی بن کر گری تھی۔ دیوالی کی رات ان کے لیے قیامت کی رات بن گئی تھی۔ میجر گپتا کو اس سانے سے خبر کرنے سے پہلے پکٹ کمانڈر نے تمام جوانوں کو فعال کر لیا۔ انہوں نے شراب کے بلیڈر غائب کر دیا، عورتوں کو افراتفری میں خفیہ راستوں سے گاؤں کی طرف بھگا دیا اور سہمے اپنی ڈیوٹی پر مستعد ہو گئے۔ خوف زدہ پوسٹ انچارج نے کانپتے ہاتھوں سے سلسلہ میجر گپتا سے قائم کیا تھا۔ سر وہ نکل گیا، جی وہ نکل گیا، اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ کیا بکتے ہو باسٹرڈ؟ میجر گپتا اتنے زور سے فون پر چیخا کہ پکٹ کمانڈر کو اپنے کان کا پردہ پھٹتا محسوس ہوا۔ نتھا سنگھ کہاں ہے؟ اس نے پکٹ انچارج کو گالیاں دیتے ہوئے پوچھا۔ وہ اسے بھی جاتے جاتے گلا گھونٹ کر اس کی بات نامکمل ہی تھی کہ میجر کی زبان بے دریغ چل پڑی۔ وہ جنونیوں کی طرح فون پر دھاڑتے ہوئے اسے گالیاں دے رہا تھا۔ میں تم سب کو شوٹ کر دوں گا۔ اس کے منہ سے غصے کی حالت میں کوئی ڈھنگ کی بات بھی نہیں نکل رہی تھی۔ فوراً سارے علاقے کو گھیرے میں لے لو، سرحد کی طرف بھاگو۔ اس نے پھر گالیوں کا سلسلہ وہیں سے جوڑ لیا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ فون کریڈر پر رکھ کر اس نے کمپنی ہیڈ کوارٹر سے لائن ملائی اور ڈیوٹی پر موجود کمپنی کمانڈر کو، جس کی آواز شراب کے نشے سے بوجھل ہو رہی تھی، حکم دیا کہ ریزروے میں موجود تمام جوانوں کو سرحد کی طرف بھیج کر ناکہ بندی کر دے۔ یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ اتنے زبردست دلیرانہ اقدام کے بعد بھی یہ پاکستانی ایجنٹ بجائے واپس بھاگنے کے بھارت ہی میں موجود رہے گا۔ لیکن وہ بالآخر آرمی انٹیلیجنس کا میجر تھا، اس امکان کو بھی اس نے نظر میں رکھا تھا اور احتیاطاً کچھ جوانوں کی ڈیوٹی ادھر بھی لگا دی۔ خود بڑی تیزی سے جیپ چلاتا ہوا اپنے اردلی کے ساتھ ڈھولن وال پکٹ کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ BSF کے کمپنی ہیڈ کوارٹر سے شراب کے نشے میں دھت سپاہی اور چھوٹے افسر میجر گپتا کو گالیاں دیتے بادل نخواستہ وردیاں پہن کر اپنی رائفلیں سنبھالے ٹرکوں اور جیپوں میں سوار ہو رہے تھے۔ میجر گپتا جب اس علاقے میں انٹیلیجنس ڈیوٹی پر آیا تھا، اس نے ان لوگوں کو نچا رکھا تھا۔ عام حالات میں بھی وہ ان کی جان کو آیا رہتا تھا، جبکہ آج تو ظالم نے انتہا کر دی۔ اس نے بیچارے ملازموں کی دیوالی کو بالکل بد مزہ کر دیا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔